क्या कहता था अमेरिका, क्या हो तुम, और आज हम कहते हैं क्या है बे तू। एक स्टेटमेंट था जो बहुत वायरल हुआ था, परंतु आज हमें जान ही लेना चाहिए कि वास्तव में अमेरिका क्या है, अमेरिका की पावर क्या है। रिसेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई, जिसके वजह से ये मुद्दा बहुत ही हाईलाइट हो गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर क्या है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के डिनर कितने पावरफुल होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, और आखिरकार अमेरिका ने वर्ल्ड वाइड चीज़ों पे इतना कब्जा कैसे कर रखा है। आखिर सब अमेरिका के डोमिनेंस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से स्वीकार कर क्यों लेते हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। बात की शुरुआत करते थोड़ा सा इतिहास में पीछे चल के। जब बात आती है वर्ल्ड वॉर की, तो वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने वो दबदबा हासिल करा था जो शायद कोई यूरोपियन कंट्री या एशियाई कंट्री कर ही नहीं पाई थी। वो हमेशा सेफ रहा था, उसने सारे युद्धों को स्पॉन्सर करा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से अपनी मशीनरी, आर्टिलरी, वेपन्स को बिजनेस में उतारते हुए इन सबको सप्लाई करा, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का प्रॉफिट अर्न करा और अपने आप को डेवलप कर लिया। अब आप बोलोगे कि इन सब देशों ने उससे ही क्यों लिया और अमेरिका का सपोर्ट सब क्यों चाहते थे। आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जब अमेरिका गुलाम था तो उस पर जिन लोगों की गुलामी थी वो कोई विदेशी या कोई बाहर के नहीं थे। उन पे गुलाम करने वाले उनके ही देश बंधु थे, यूरोपियन वाले, ब्रिटिशर, कनेडियंस, या थोड़े बहुत मैं कह लूँ तुम्हारे फ्रांसीसी और स्पेनिश। ये लोगों ने कहीं ना कहीं अमेरिका पे कब्जा कर रखा था, और कहीं ना कहीं इनके भाई बंधु मित्र ही लोग हैं जो अमेरिका में स्टे करे और आने वाले टाइम पे लंबे टाइम तक रहने लगे, जिनको कुछ लॉयलिस्ट भी कहते थे। जब देश आज़ाद हुआ था, कुछ वहाँ के जो ऐसे भी लोग थे जो देश के प्रति प्रेम जाग गया था और देश को प्रेम करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं वो सब आपस में मिले जुले लोग ही थे, कोई अनोखे या कोई नए लोग नहीं थे। तो कुछ इस तरह अमेरिकन लोग पूरे अमेरिकन नहीं है, कुछ फ्रांस के हैं, कुछ ब्रिटिश है, कुछ स्पेनिश है, कुछ यूरोप के हैं। तो उनका संबंध हर देशों से अच्छा है, और कहीं ना कहीं वहाँ के लोग उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनसे अपनापन या एक खास संबंध महसूस कर पाते हैं। तभी तो वहाँ के लोग सिर्फ अमेरिकन को ज़्यादा पूछते हैं या अमेरिकन की चीज़ों को, अमेरिकन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं। तो देखते ही देखते अमेरिका के पास इस तरीके से बहुत सारा पैसा आने लगा, और अमेरिका ने जो सबसे ज़्यादा चीज़ पे ध्यान दिया वो अपने डोमिनेंस पे। अमेरिका का डॉलर, अमेरिका के वेपन्स, अमेरिका के सॉफ्टवेयर, अमेरिका की हॉलीवुड, अमेरिका की सॉफ्ट पावर। आपने रिसेंटली एक युद्ध का नाम जरूर सुना होगा, इजराइल और ईरान का। वहाँ पर अमेरिका क्या करेगा, सबने क्वेश्चन उठाए थे। इधर से चाइना सपोर्ट कर रहा था, रशिया सपोर्ट कर रहा था ईरान को कि हम बैक एंड सपोर्ट देंगे, दिस एंड दैट। परंतु अमेरिका ने B2 बम्बर भेजा, इलाकों को उड़ा दिया और वापस लाया। नफ़ा नुकसान क्या हुआ वो सब बात की बातें, पर अमेरिका ने डायरेक्ट एक्शन ले लिया है, इसराइल को बचा लिया था। देखते ही देखते अमेरिका ने इराक में भी यही करा था, अफगानिस्तान में भी पहले यही करा था। तो अमेरिका सीधा डायरेक्ट एक्शन लेता है, और बाकी दूसरी कंट्रियां बोलती हैं हम सपोर्ट देंगे, बैक एंड सपोर्ट देते हैं, हथियार भेजते हैं, परंतु उस लेवल से कोई नहीं आ पाता जिस लेवल से अमेरिका सामने आता है फ्रंट फुट पे, और इस तरीके से उसकी वेपन्स की नुमाइश भी हो जाती है। आप बड़ी बड़ी बातें कर लो, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, उसी दौरान अमेरिका ही था जिसने कि रशिया को टेबल पे बुलाया, अलास्का पे, वहाँ उनकी बातचीत हुई। ये बहुत बड़ी बात है कि रशियन प्रेसिडेंट अलास्का पे गए थे, वो कि अमेरिका की भूमि है, और वहीं उनकी कुछ बातचीत हुई। चीज़ें चल रही है प्रोसेसिंग में, पर इस तरीके से ये तो माना जा सकता है कि अमेरिका का दबदबा हर देश इनडायरेक्ट तरीके से मानता ही है, उसको नकार नहीं पाता है। तभी तो उस मीटिंग में ऊपर से B2 बम्बर गए थे, रशियन प्रेसिडेंट ने भी देख के थोड़ी सी हैरानी जाहिर करी थी। थोड़े से लोग और बोल रहे होंगे कि नहीं 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 भैया, चाइना तो सबसे आगे है, चाइना ने तो भैया अमेरिका को पीछे छोड़ रखा है। तो भैया चाइना ने कुछ मामलों में अमेरिका को ओवरटेक करा है, पर कहीं ना कहीं जब बात डोमिनेंस की आती है तो अमेरिका का ही होता है। आप नाम स्टार्ट करो, कोई सी भी चीज़ हो, उसमें अमेरिका आपको लगभग आगे के पीछे नंबर 1 दिख ही जाएगा। बात करते हैं अगर सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम के लो, फेसबुक के लो, यूट्यूब के लो, गूगल के लो, जीमेल के लो, ये सब कहीं ना कहीं किसके हिस्से हैं, अमेरिका के। थोड़ा और बात करूँगे आप आगे बढ़कर कि नहीं यार अमेरिका तो सिर्फ सॉफ्टवेयर टेक में आगे, बाकी जगह तो दूसरी चीज़ें बढ़ रही है। नहीं भैया, हॉलीवुड इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा लोगों को प्यार मिलता है, और हर बॉलीवुड भारतीय का कहीं ना कहीं एक सपना कह लो या एक इच्छा जरूर होती है कि हॉलीवुड में काम करके आए। यही नहीं, अमेरिका की सॉफ्टवेयर इस तरीके से भी दिखती है कि उनका खाना पीना तो सबको पसंद है, इसमें तो आप और हम भी नकार नहीं सकते। उनकी ब्रांचेस कह लूँ मैं, मैकडोनल्ड कह लो, डोमिनोज कह लो, KFC कह लो, जो नॉनवेज लवर है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की सॉफ्ट पावर आपको फूड कल्चर में भी देखते हैं, उनका डोमिनेंस हमको यहाँ भी देखने को मिलता है। फिर बहुत से लोग बोलेंगे नहीं नहीं, चाइना की चीज़ें भी बहुत फेमस है, चाइना भी टेक्नोलॉजी को बूम कर रहा है, दिस एंड दैट।
डेफिनेटली नो डाउट चाइना आगे बढ़ रहा है डेवलपिंग कंट्री के नाम पे, परंतु इंटरनली वो बहुत सी जगह डेवलप्ड हो चुका है। परंतु जब बात आती है एक वोकल स्टैंड लेने की, तो कहीं ना कहीं चाइना थोड़ा पीछे रहता है, बैक एंड से सपोर्ट करता है। आपने हमने सभी ने इंडिया और पाकिस्तान का वॉर देखा था, रिसेंटली हुआ है। आप सभी लोग इस चीज़ की बारीकियां भी समझते होंगे कि चाइना ने बैक एंड सपोर्ट करा था, परंतु एक वोकल तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से सामने नहीं आया। परंतु जब बात अमेरिका की एंट्री की हुई थी, तो हमारे बीच जो युद्ध चल रहा था उसका सबसे पहले युद्ध विराम का प्रोक्लेम डोनाल्ड ट्रंप ने करा था। ये कैसे संभव हुआ कि अमेरिका को, प्रेसिडेंट को कोई सपना तो दिखा नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनकी कुछ तो इन्वॉल्वमेंट रही होगी, तभी तो उन्होंने जाके बोला। और डेफिनेटली वैसा ही हुआ थोड़ी देर बाद। और ऐसा ही नहीं, रेगुलरली और कंटिन्यूसली उन्होंने इस बात को कम से कम 40 से 50 बार जमाने में पता नहीं कहाँ का बोल दिया होगा। वो अपना प्रचार करना भी खुद अच्छी तरीके से जानता है अमेरिका, कि हमें कैसे लोगों के सामने एक हाई पावर या वर्ल्ड में डोमिनेंस पावर बन के दिखाना है। यूं ही नहीं, उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा करा था जब इच्छा हुई, पर उनसे संभला नहीं तो छोड़ के चले गए। सेम हालत उन्होंने इराक की भी करी थी। तो वो चीज़ों को डोमिनेंस करना तो जानते, डेफिनेटली उनसे चीज़ें हैंडल नहीं होती तो वो छोड़ देते, परंतु उनका स्टेप क्लियर रहता है, उनका स्टेप एक्शन में दिखता है। बहुत सी कंट्रियों के एक्शन थोड़े डिले दिखते हैं या बैक एंड में दिखते हैं, परंतु फ्रंट रूट पे एक्शन नहीं दिखते हैं। और अगर भी आप अमेरिका की पावर को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखना होगा। अमेरिका और रशिया, जो वर्ल्ड में यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था वो रशिया था, इधर वेस्टर्न पावर के नाम से जाना जाता था वो यूएसए था। इन दोनों की पावर स्ट्रगल बहुत टाइम से चली आ रही है, परंतु यूएसएसआर बिखर गया, आपस में टूट गया। उसी के यूक्रेन, ऐसे कम से कम 15 से 16 देश थे जो इसमें से अलग हुए। वहीं से सेंट्रल एशिया डिफ्रेंशिएट हुआ, वहीं से चीज़ें आगे बढ़ी है। परंतु अमेरिका के स्टेट भी ऐसा करना चाह रहे थे, पर अमेरिका को पता था हम बटेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। अमेरिका ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करे कि उनके स्टेट उनसे अब निकल ही नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इस तरीके से संजो लिया है और हर जगह वो डेवलपमेंट दिखाया है अपने एरिया में, कि ताकि लोगों को भी एहसास हुए कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये सिर्फ एक स्लोगन न रह जाए, ये एक रियलिटी में तब्दील हो जाए। तभी तो जो भी चीज़ अमेरिका करता है वो कहीं ना कहीं एक नॉर्म्स बनने लगता है, या सब देश उस जैसी चीज़ों को करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया की क्रांति, अब सब देश अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं। हॉलीवुड, अब धीरे धीरे लोग भी चीज़ों को समझने लगे हैं और चीज़ को करने लगे हैं। डेफिनेटली अमेरिका हर चीज़ में तो बेस्ट नहीं है, परंतु उसकी एक खासियत यही है, डोमिनेंस कल्चर। जिस भी फील्ड में अमेरिका घुसता है उसको डोमिनेट करता है, लीडरशिप दिखाता है, नहीं तो वहाँ से बैलेंस करके ही छोड़ता है। हार के तो नहीं आता है, क्योंकि उनके संबंध भी इसी बेस पे टिके होते हैं कि भैया अगर हम पीछे कदम ले भी रहे तो कहीं ना कहीं हमारा वो संबंध बना रहे कि हम तुम्हारे अंदर इंटरनल अफेयर का हिस्सा बन पाए, या वहाँ हम डोमिनेंस को छेड़ पाए या तकलीफ दे पाए। उसी का एग्जाम्पल कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री दिखती है कि आज भी कहीं ना कहीं वो अमेरिका के दबाव में रहती है, या अमेरिका उन पर डोमिनेंस कर ही देता है। क्यों बना था नाटो? सबसे ज़्यादा डर तो अमेरिका को ही था, क्योंकि यूएसएसआर और यूएसए की लड़ाई चल रही थी, इनमें यूरोपियन कंट्री तो पीस रही थी। तो नाटो ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव था जो भले से अमेरिका ने सबसे पहले प्रपोज करा था, पर उससे वो खुद नहीं जुड़ा था, वो इतिहास की बात है। परंतु लेटर ऑन जब चीज़ें बढ़ी, नाटो तब्दील हुआ, तो डेफिनेटली अमेरिका उससे बहुत अच्छे से जुड़ा और उसका फ़ायदा इस तरीके से उठाने लगा कि उसने रशिया को परेशान करने लगा। और इसी का नतीजा था कि धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रियाँ यूक्रेन तक आने लगी थी, और रशिया को पता था अगर यूक्रेन यहाँ शामिल हो गया तो आज नहीं तो कल अमेरिका सबका बाप फिर से बन जाएगा। डेफिनेटली इनडायरेक्टली तो वो है ही उस लेवल पे, परंतु एक लीगली तरीके से वो रशिया को छेड़ पाएगा, क्योंकि अब ऐसा हो गया था कि रशिया की बाउंड्री पे नाटो था। और इसी की ताकत है कि वो अमेरिका ही था जिसने इजराइल के संबंध इस्लामिक वर्ल्ड से जोड़ दिए। और ये कोई मजाक की बात नहीं, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक और पावरफुल मूव था। इजराइल के संबंध इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक नेशन के साथ बनाना बहुत ही पावरफुल स्टेप था, और ये वो स्टेप था जिसकी वजह से अमेरिका का डोमिनेंस उसके अंदर भी बना रहा। क्योंकि बहुत कम लोग या बहुत लोग इस चीज़ को जानते होंगे, अमेरिका में यहूदियों का डोमिनेंस है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नाम उठा के ले लो, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको यहूदियों की मिलेगी। और डेफिनेटली अमेरिका के डेवलपमेंट में यहूदियों का बहुत बड़ा रोल है। तो यहूदी वो रोल प्ले करते करते अमेरिका की राजनीति पे भी इनडायरेक्ट तरीके से डोमिनेंस दिखाने लगे हैं। और नो डाउट कि उसका भुगतान अमेरिका को फाइनेंस पे, वेपन्स के तौर पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल तौर पे अमेरिका वीक हो जाएगा और जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स भी हो सकती है। यहाँ तक तो आपने समझा होगा अमेरिका और वर्ल्ड अफेयर की क्या चीज़ें हो सकती है, परंतु अमेरिका अपने आप में बहुत रिच भी है। कैसे? अगर बात करें अपन पेट्रोलियम की, तो अमेरिका में
ऐसी चीज़ें हैं जो उसको रिच बनाती है, जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। और यही नहीं, अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके पास अलास्का का भी एक्सेस है। आने वाले टाइम पे इस चीज़ की बहुत सी R&D रिसर्च हो चुकी है कि अलास्का पे मिलियंस टन और बहुत ही शानदार और बहुत ही अनोखे मिनरल्स उपलब्ध है, जिनके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं ये स्वयं अमेरिका भी नहीं जानता, जिसको मिनरल का भंडार कहा जाता है। वो अलास्का आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, पर रशिया ने अमेरिका को बेचा था। हाँ, रशिया ने अमेरिका को सेल आउट करा था और अमेरिका ने उसको बस ले लिया था कि चलो इसको भी लेकर रख लेते हैं। और आज की डेट में वही अलास्का एक फ्यूचर को बदलने की पावर रखने वाला लैंड बन गया है। पर अभी भी बहुत से लोग नहीं समझे होंगे कि अमेरिका की क्या स्टेटस है, अमेरिका क्या कहता था, बस इसी गलतफहमी में हो। तो भैया H1B वीज़ा का इशू तो आप सभी ने सुना ही होगा। हाँ भैया, जब अमेरिका इतना बड़ा नहीं है, क्या कहता था अमेरिका है, तो आप में से भारतीय हम सब वहाँ जाना क्यों चाहते हैं? ये मजाक की बात नहीं है। भारत का जो ब्रेन ड्रेन है, आप समझते होंगे, ब्रेन ड्रेन एक थ्योरी है। जो भी भारत के पढ़े लिखे और अच्छे एजुकेटेड पर्सन है वो पढ़ने और अर्निंग के लिए अमेरिका जाते हैं। वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी अर्निंग सोर्स मिलते हैं। और नासा कह लो, आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कह लो, डिफेंस कह लो, माइक्रोसॉफ्ट का CEO कह लो, गूगल का CEO कह लो, आप नाम लेते लेते थक जाओगे। वहाँ आपको भारतीय मिलेंगे टॉप पोजीशन पे। आप वहाँ की संसद में भी देख लो तो भारतीयों की एंट्री हो चुकी है। वहाँ मेयर का चुनाव भारत से रिलेटेड लोग जीतते हैं। वहाँ की रिसेंट टाइम पे जो पहले उपराष्ट्रपति थी वो भी हमारी इंडिया से बिलोंग करती थी। तो इंडिया का डोमिनेंस तो वहाँ बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। परंतु इस तरीके से अगर हम समझे कि इंडिया अब वहाँ हावी हो गया है और इंडिया कंट्रोल कर लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कि अमेरिका में जाके लोग अमेरिकन हो जाते होंगे और हो जाते ही है, क्योंकि आपको लगता होगा कि हमारा भारतीय तबका वहाँ है। डेफिनेटली वो एक रोल प्ले करता है सॉफ्ट पावर के तौर पे, परंतु जनरली भारतीयों में देखा गया है कि भारतीय उस तरीके से भारतीयों की आवाज़ वहाँ नहीं उठाते। वहाँ पर भारत विरोधी आवाज़ भी जनरली हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि वहाँ जाके लोग उस लाइफ स्टाइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये समझने लगते हैं कि उनकी मातृभूमि बहुत पिछड़ी है, धूल मिट्टी डर्ट, मतलब समझ ना, बहुत सी मूवी में दिखाया गया वो उनकी मेंटेलिटी आज भी है। और कहीं ना कहीं बहुत सी जगह वो है भी, तो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं और भारत से अपना नाता दूर दिखाने लगते हैं। ऐसे ही लोगों को हम कुछ कह तो नहीं सकते, उनकी अपनी चॉइस है, परंतु ऐसे लोगों को सॉफ्ट पावर कहना भी गलत है। वो एक तरीके से इंडिया को वहाँ जाके कमजोरी कर रहे हैं। इंडिया की सॉफ्ट पावर अगर इंडिया को बढ़ानी है तो सर्वप्रथम इंडिया को अपने आप को मजबूत करना होगा। इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया है, जिसके उसके संबंध हमेशा अच्छे होने चाहिए। इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना को भी बनाना चाहिए। अगर अमेरिका जैसी पावर को चैलेंज करना हो तो चाइना के साथ संबंध अच्छे होना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में जो टेक पावर है, जो मिनरल्स की स्ट्रेटेजी है, वो चाइना के पास सबसे ज़्यादा है। आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब बात आती है कहीं भी युद्ध हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो या कोई लड़ाई चल रही हो, तो कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में एक थोड़ा सा तो ये रहता है कि कहीं ना कहीं चाइना भी इस मौके का फ़ायदा न उठा ले। तो कहीं ना कहीं भारत को डिप्लोमेटिक तरीके से चाइना से अपने संबंध सुधारने चाहिए कि जब भी कोई मूव आउट होता है तो एटलीस्ट अपना एक चाइना वाला फ्रंट तो सेफ रहे, या इस मीडिएशन पे हमेशा रहे कि हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। इस मीडिएशन पे न रहे कि हमें पाकिस्तान जैसे देश जब आक्रमण कर दे या किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो हमको एक और फ्रंट वॉर का ओपन करना पड़े और अपने रिसोर्सेस एनर्जी वहाँ डाइल्यूट हो और कहीं ना कहीं जो एक्शन हम वर्ल्ड वाइड लेना चाह रहे थे वो कमजोर पड़े। तो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि क्या कहता था अमेरिका, तो अमेरिका तो बहुत कुछ कहता था और उसने कर भी दिखाया है। डेफिनेटली अब बारी इंडिया की है कि इंडिया आगे कैसे जाएगा, कि लोग भी तो कहे कि आखिर इंडिया कहता है, इंडिया के पास दम है। हमारी सबसे बड़ी पावर हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है। हाँ, आपको अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, परंतु हमारे देश पे अभी तक मिलिट्री कूप नहीं हुआ है, जो कि पाकिस्तान पे इनडायरेक्ट तरीके से देखने में भी मिलता है। बात कर लो म्यांमार की, बात कर लो नेपाल की, या बात कर लो मैं बांग्लादेश की, वहाँ पर मिलिट्री एक्शन देखने को मिलते हैं। परंतु आज हमारा इन चीज़ों से देश कोसों दूर है, और यही रिलायबिलिटी है कि इंडिया के एक डेमोक्रेसी ने एक अच्छी छवि बना रखी है। डेफिनेटली हमारे इंटरनल चैलेंजेस से अपनी अलग लड़ाई चल रही है, परंतु एक डेमोक्रेटिक फ्रंट पे इंडिया हमेशा आगे रहा है। तो इस चीज़ का अगर हम फायदा उठाएं तो डेफिनेटली अमेरिका को हम टक्कर दे सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमारे देश में एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या कहता था अमेरिका, कहना तो बहुत आसान है, परंतु हम जो इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करते हैं, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट मैं भी बना रहा हूँ, ये भी एक अमेरिका की पावर का ही नतीजा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय इस चीज़ को कहने में भी अमेरिकन चीज़ों का ही उपयोग कर रहे हैं। हमें अमेरिका से लर्निंग लेनी चाहिए कि हमें भी अगर जो भी फील्ड में उतरे तो डोमिनेंस क्रिएट करना चाहिए जितना हो सके। इंडिया के पास सॉफ्ट पावर के
मल्टीपल एग्जाम है। हम रिलीजियस फैक्टर में जाए तो बुद्धा का लैंड हम है, महावीरा का लैंड हम इन चीज़ों को उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पाए जिस तरीके से सॉफ्ट पावर अमेरिका ने अपनी प्रमोट करी है। हमारे पास ही ऐसे सीजन एक्टिविटी है जो वर्ल्ड वाइड सब जगह मिलती है, बर्फ़ से लेकर रेगिस्तान से लेकर उष्णकटिबंधीय वन से लेकर, मतलब आप नाम लो, वो सब मौसम वो सब सीजन भारत में देखने को मिलते हैं। तो भारत वर्ल्ड वाइड टूरिज्म सेंटर बन सकता है, परंतु इस विषय में थोड़ा सा सभी सरकारों को सोचना पड़ेगा। इतनी जल्दी ये चीज़ आसान नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अभी रिसेंटली कुछ हमले भी हुए हैं, जिसमें दिल्ली पे हुआ है, श्रीनगर पे हुआ है। हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस में एक कमजोरी जरूर है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को बात अच्छी लगेगी कि हमारे देश में हमले आज भी हो रहे हैं। डेफिनेटली अमेरिका में भी इंटरनल हमले होते हैं, पर वहाँ के कुछ इंसेन लोग करते हैं। जनरली वहाँ आतंकवादी हमला बहुत कम होता है। वहाँ के जो कुछ इंसेन पागल कह लूँ, या कुछ जो अमेरिका को लोगों को अपने अपनी प्राइड बहुत ऊपर मानते, तो पब में जाके बार में जाके गोली चला देते, वहाँ के इंसेन लोग होते हैं, वहाँ का गन कल्चर है। परंतु इंडिया में ये हमला थोड़ा सा अलग है। ये हमला इंडिया में एक आतंकवादी हमला होता है, जो कि बाहर से आने वाले कंपनियों को थोड़ा सा इनसिक्योर फील कराता है। और ये पाकिस्तान जैसी देशों में भी होता है, परंतु उनकी क्रेडिबिलिटी अलग है हमसे। परंतु ये हमला अगर इंडिया में होता है तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा डाउन होती है। तभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक चाइना आज पहुंच पाया है। क्योंकि आपको ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि अगर हम आज़ाद हुए तो चाइना और हम लगभग साथ में ही आज़ाद हुए हैं, और दोनों कंट्रियाँ लगभग एक लेवल पे ही थी, कोई बहुत आगे पीछे नहीं थी। चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ा है, उसने वो लेवल अचीव करा है जो शायद इंडिया को करना था डेवलपमेंट के मामले में, परंतु इंडिया थोड़ा सा पीछे रह गया है। अब लोग बोलेंगे कि वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी भैया, तो वहाँ के भैया कुछ भी हो, चाइना ने अपने आप को इस तरीके से संजोया है। चाइना में बार बार पॉलिसियाँ नहीं बदलती है, वहाँ एक प्रकार की पॉलिसी लंबे टाइम तक सस्टेन करती है, ताकि बिजनेस को, कंपनियों को, बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट को बार बार अफेक्ट न झेलना पड़े। लोगों का डर भी नहीं रहता है कि भैया अब तो ये सरकार आ गई, वो सरकार आ गई, नियम बदलेंगे। यहाँ भी थोड़ी सी खामी आ रही है कि डेमोक्रेसी का नुकसान भी यही रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ अलग सीन रहता है। रूल्स रेगुलेशन लॉ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत पीछे हैं। आप में से जो लोग पढ़े लिखे समझदार होंगे इस बात को जरूर समझते होंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे रिपोर्ट है। भारत सरकार भी कहती है कि अगर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कुछ ऐसे डेवलप देश है जहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो विद इन अ डे आपके रजिस्ट्रेशन और 99% क्लियरेंस हो जाएंगे, और एक दिन के बाद आप अगले दिन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ करने में तो कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं, और कुछ पॉलिसी और कुछ लीगल चक्कर में आप फंस गए तो भैया पता नहीं 4-6 महीने भी लग जाएंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपको पैसा खिलाना भी पड़ सकता है। और ये कोई दो राय नहीं है कि ईज ऑफ डूइंग के नाम पे हमारा देश में बहुत ही दागदार है और बहुत ही परेशानी क्रिएट करता है। क्योंकि जो बिजनेस करता हो इस बात को समझ रहा होगा, अभी धीरे धीरे डिजिटाइजेशन हो रहा है, चीज़ें बदल रही है, परंतु अब भी बहुत सारे ग्लिचेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो सरकार को सुधारनी ही पड़ेगी। अदरवाइज जो हम कहते हैं ना, अभी रिसेंट जो हुआ है, चाइना को लोग छोड़ के इन्वेस्टमेंट करने के लिए देश ढूंढ रहे थे कि भैया हम किस देश में जाए, तो उन्होंने भारत को चुना नहीं। तो भैया भारत को न चुनने के भी तो कारण हो सकते हैं, हमको उस पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल वियतनाम में लोग गए, वहाँ क्यों गए? वहाँ पर स्टेबल लॉज है, वहाँ पर लेबर को प्रोवाइड कराई जाती है जो सिक्योरिटी उनके मिनिमम स्टैंडर्ड सेट है। यहाँ पे हर स्टेट का मजाक अलग चल रहा है, हर स्टेट के लॉ अलग चल रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट मिलकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर ही नहीं पा रहे हैं। तो अंत में आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, क्या कहता था अमेरिका, से बेटर ये हुआ कि क्या करता था अमेरिका, उससे हम लर्निंग ले, उससे सीख। क्योंकि भारत में वो सब क्षमता है जो अमेरिका को कहीं ना कहीं एक लेवल पे टक्कर दे सकती है। और हम अमेरिका को टक्कर क्यों ही दे? इतिहास देखा जाए तो भारत ही ऐसा देश है जो वैदिक काल से समझ लो, यहाँ पर मेडिसिन की बात करूँ तो सुरसूत है, कणाद है, इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी है। आप फिजिक्स साइंस की बात कर लो तो आदि शंकराचार्य, भास्कराचार्य, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, आप सर्च करते थक जाओगे। ऐसे विद्वान भारत में पैदा हुए थे जो शास्त्र से लेकर शस्त्र तक, चिकित्सा से लेकर ज्ञान तक हर क्षेत्र में अव्वल थे। हम ही थे जो गौतम बुद्धा की धरती कही जाती है, हम ही है जो महावीरा की धरती कही जाती है। तो क्या कहता था अमेरिका, ये कहना बंद करे। अब हमें यह कहना चाहिए कि भारत क्या कर सकता था, भारत क्या कह सकता है, और भारत जो कहता तो उसकी विदेशी पावर किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, विदेशी उसकी कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या आज भी भारत को उसी तरीके से पिछड़ा देश समझा जा रहा है? तो ये सब छवि हम सभी को बदलनी पड़ेगी और एक अच्छे तरीके से भारत को प्रमोट करना पड़ेगा, न कि हर बार हम अपने आप को कंपेयर करें। अपना कंपैरिजन अमेरिका और चाइना के साथ होना चाहिए, न कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वो सब हमारे देश का हिस्सा और हमसे बहुत
स्तरों में बहुत अलग है, पीछे भी हो सकते हैं कुछ क्षेत्र में, और बहुत क्षेत्र में उनकी ज्योग्राफी अलग है और उनकी सरकार और उनका सिस्टम ही अलग है। हमें उन चक्करों में नहीं पड़ना, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।